परम श्रद्धेय स्वामी जी, आदरणीय शेखावत जी, आदरणीय आदर्श गोयल जी, उपस्थित मंच पर और सभी मेरे मित्र और मान्यवर, नागरिक सज्जन, माता भगिनी, अपने गोष्ठी के बीच में मैं आया हूं तो मेरे लिए सुविधा है कि जो मैं नहीं बोलूंगा या छूट जाएगा वो बात के लोग कहेंगे, ऐसा मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन जो मैं बोलने वाला हूं वो अगर पहले ही बोला गया तो क्या करना, ये सवाल है। क्योंकि ये जो जल का विषय है उसके बारे में जब चर्चा करते हैं तो बार बार वही बातें आती है और वो अनिवार्य है। क्योंकि समस्या क्या है और समस्याओं का उपाय क्या है, इसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। हम भारत के लोग हैं, हमारा अपना एक मानस है, हमारा अपना एक अनुभव है, हमारी अपनी एक परिस्थिति है जो समान है। और इसलिए हम बात करेंगे तो प्रामाणिकता से जब बात करते हैं तो वही बातें निकल कर आती है। और जैसा ये अभी कहा गया, गोयल साहब ने बताया कि इसको जमीन पर उतारना बहुत आवश्यक है। तो प्रारंभ कहां से करना, यह सवाल आता है। एक उपाय है जो आपने भी सुझाया और हो भी रहा है कि विमर्श वगैरह के पचड़े में न पड़ते हुए जितनी अपनी शक्ति है उतना कार्यक्षेत्र चुनना और उसमें इस मामले में क्या अच्छा हो सकता है वो करना। वहां पर्याप्त जल मिले, वहां स्वच्छ जल मिले, वहां जल संपदा का अनादर न हो, ये देखना, तो उसमें से रास्ते निकल आएंगे। और भारत जैसे इतने विस्तृत देश में एक प्रिस्क्रिप्शन सबके लिए लागू होगा, ऐसा मानकर नहीं चलना चाहिए। अनेक मामलों में हमारा भारत देश विश्व से अलग अनोखा देश है। और आज हम ये जो जल की चर्चा कर रहे हैं, क्यों करनी पड़ रही है? तो कठिनाई हुई, जल का प्रश्न खड़ा हुआ, जल का संकट खड़ा होने जा रहा है और वो हमारे लिए संकट बनेगा। हम होने नहीं देंगे। मंत्री महोदय ने जो कहा वो हमारा संकल्प है, वाटर वॉर्स, जल युद्ध होने नहीं देंगे हम। और भारत है तब तक नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन डर तो सबको यही लगता है। तो प्रयास करना शुरू करना एक बात है, वो करनी चाहिए। परंतु कुल मिलाकर सारी दुनिया में इसका उपाय हमको देना है। विश्व पटल पर एक उभरते हुए देश के नाते आज सारा विश्व ये जानना चाह रहा है कि विश्व जिन समस्याओं में से जा रहा है उसके हल के लिए भारत की कल्पनाएं क्या है। तो पूरा ही विचार हम सबको करना पड़ता है और वो भी इस गोष्ठी में मैं समझता हूं कि आ चुका है। लेकिन उसको समझना बहुत आवश्यक इसलिए है कि हम सबको अगर प्रयास करने हैं, अपने अपने प्रयास हम करेंगे अपने अपने जगह, लेकिन ये संबंध, इस प्रश्न का संबंध जैसे हमारे अपने आचरण से आता है, वैसे आज कुल मिलाकर नीतियां जो बनती है उनसे भी आता है। और गत 250 वर्षों में मानव जाति ने जो दिशा पकड़ी है उससे भी संबंधित है। और इन तीनों में आए हुए परिवर्तन का योगदान इस समस्या के निर्माण में है। और इसलिए इन तीनों के बारे में समझकर चलना पड़ेगा। अब ये ग्लोबल वार्मिंग वगैरह वगैरह सारी पर्यावरण को लेकर जो समस्याएं हैं वो वैसे बड़ी आधुनिक है, 300 साल की समस्याएं हैं। ऐसा क्यों हुआ?
उसके पहले भी हम थे, उसके पहले भी हम जीते थे, खाते थे, पीते थे। तो ये समस्या खड़ी नहीं हुई, आज क्यों खड़ी हो गई? तो उसका मुख्य कारण जो मानव जाति के विकास ने दिशा पकड़ी वो है। और वह गलत दिशा इसलिए पकड़ी गई कि उसके मूल में जो विचार किया गया वो मूल में अधूरा विचार है, और अधूरा होने के नाते अहंकारी विचार है। वो पहली बात कि मनुष्य ये प्रकृति का अंग नहीं है, वो प्रकृति पर विजय पाना चाहता है, वो विजेता है और वो स्वामी है। इस विचार के आधार पर जो जो हुआ उसमें प्रकृति के प्रति सम्मान कैसे रहेगा? जिसको जीतना है उसके प्रति सम्मान थोड़ी रहता है। जिसके हम मालिक है उसके हम मालिक हैं। लेकिन केवल भौतिक जिनके सामने था, ज्ञानेंद्रियों से जितना प्रतीत होता है और ज्ञानेंद्रियों को विज्ञान के साधनों की मदद मिलने के बाद और जितना हम देख सकते उतना ही है। जो हमें दिखता नहीं वो है नहीं। ये अहंकार उसके पीछे है। अगर कोई बात मुझे पता नहीं या मुझे समझ में नहीं आती, इसका मतलब वो गलत ही है। ऐसा विचार करके चली दुनिया, और उसी प्रणाली का वर्चस्व आज सारी दुनिया पर है। उसी प्रणाली का जो शिक्षा का ढंग था उसमें से हम सब निकले हैं। हम यहां बैठे हुए लोग भी उसी शिक्षा में पले हैं। और भारत में उस शिक्षा को लेके आने का एक कारण यह भी था, वो आधुनिक है, शायद भौतिक दृष्टि से अधिक जानने वाली उस समय की होगी, ये कारण नहीं था। कारण ये था कि यहां की मूल शिक्षा को उखाड़ देना, क्योंकि वो यहां के स्वत्व को पुष्ट करती। तो भारत के भारतीयों के लिए और एक बात है कि हमने अपनी जो सही दृष्टि और सही शिक्षा थी उसको उखाड़ के फेंक दिया। जो अधूरी दृष्टि अहंकारी थी उसको हमने ले लिया। तो अब हमको अपने आप को पहले शुद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि प्रयोग तो होते हैं और ये आज की बात नहीं है। जैविक खेती की बात है, ये आज की बात नहीं है। जैविक खाद तैयार कैसे करे किसान अपने घर में, जिससे देश को फर्टिलाइजर का इंपोर्ट करना न पड़े, सब किसानों को आसानी से खाद उपलब्ध हो जाए, खाद के लिए उनको कृषि उत्पन्न बाजार समिति से कर्जा न लेना पड़े। ये सारा सोच के विदर्भ में एक नारायण देवराव पांडरी पांडे थे। उन्होंने एक कंपोस्ट खाद की पद्धति विकसित की, उसके कई व्यापक प्रयोग किए और वो सफल पद्धति बनाई। और उसका डाटा लेकर वो मंत्रालय में गए। तो मंत्री जी से तो मिलना हुआ नहीं, बीच में जो थे उनसे हुआ। उन्होंने तुरंत निर्णय किया कि ये क्या है, अच्छा भारत के व्यक्ति नहीं खोजा है, बेकार ही होगा और क्या, क्योंकि हम लोग तो अविकसित देश है, पाश्चिमात्य लोग प्रगत लोग हैं। और वो फर्टिलाइजर से देखो कितना बड़ा बड़ा उत्पादन निकाल रहे हैं। हमारा छोटा बैंगन वहां का बड़ा बैंगन, कारण फर्टिलाइजर। अब ये परभृत वृत्ति जब तक है ना, तब तक बहुत सी बातें ऐसी अधर में लटकी रहेगी। तो हम सबके लिए एक बड़ा प्रबोधन आवश्यक है। जैसे जल के विषय में प्रत्यक्ष जमीन पर प्रयोग शुरू होने चाहिए और बढ़ने चाहिए, उसका उपयोग तो है, वैसे सर्वत्र ये प्रबोधन हमको देना पड़ेगा। सर्वत्र हमको उस अधूरी दृष्टि को निकालकर
एक संपूर्णता वाली दृष्टि को लाना पड़ेगा, एकात्म समग्र दृष्टिकोण ये शिक्षा में तैयार हो। आज वो सिद्ध हो रहा है कि वो दृष्टिकोण उपयोगी है। विश्व के आज की सारी समस्याओं का इलाज उसमें है। उसके आधार पर हमने विचार किया, हमारे देश में हम इतने वर्षों से खेती कर रहे हैं, कम से कम 10,000 साल हो गए, हमारी जमीनें कभी बंजर नहीं होती। अफ्रीका की कंवारी जमीन पर पाश्चात्य ढंग से खेती हुई, 400 साल बाद जमीनें बंजर हो गई। इसका विचार हम करते नहीं, क्योंकि हमको लगता है कि वो जो करते हैं उसके परीक्षा की आवश्यकता नहीं, वो अच्छा ही है। हम जो कहते हैं उसके परीक्षा की आवश्यकता नहीं, वो बेकार ही है। पहले इस दृष्टि का भी इलाज, पहले नहीं, पहले बाद में नहीं, साथ में इसका इलाज करना पड़ेगा। हमारी परंपरा ने हमको ये सिखाया है कि हम प्रकृति के अंग है, प्रकृति के हम प्रोडक्ट है वास्तव में।